ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। दाना साइक्लोन को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट पर रात 12:30 बजे टकराया है। बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। दक्षिण और पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा असर की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। खगड़िया, मुंगेर, बांका, पटना, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, शेखपुरा, गया, लखीसराय, रोहतास, कैमूर में अलर्ट है। पटना में भी सुबह से मौसम में बदलाव है। तापमान में गिरावट के साथ आकाश में बादल छाए हुए हैं। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, किस तरीके का असर इस दाना चक्रवात का बिहार में? देखिए, बिहार में जो मौसम का मिजाज है वो बदल चुका है और सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है। साथ ही कई जिलों में आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने एक साथ 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और जहां भी जो खासकर नाविक हैं उनके नाव परिचालन पर रोक लगा दी है। खगड़िया, मुंगेर, बांका, पटना, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, भोजपुर समेत कुल 19 जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर ये कहें कि मौसम में बदलाव हो रहा है और जो दक्षिण और पूर्वी हिस्से हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। धीरे धीरे हवा की रफ्तार जो है उसमें गति आ रही है और इसके साथ साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जो है संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि सुबह 9 बजे के बाद जो है कुछ परिवर्तन की संभावना और कई जिलों में बारिश की भी आशंका जताई गई है। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। दाना तूफान को लेकर उड़ीसा और बंगाल के साथ ही बिहार और झारखंड में भी अलर्ट है। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब आप देखेंगे जहां दाना तूफान को लेकर के केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। देखिए, ये 8 तस्वीरें हैं। 8 तस्वीरों में सबसे पहला तस्वीर तट के टकराए, कैसे तूफान टकराया है उसकी तस्वीरें उड़ीसा से आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद 15 नाव डूब गई है इस तूफान की वजह से। केंद्रपाड़ा की दूसरी तस्वीर है। सीएम मांझी ने इसके हालात पे नजर बनाए हुए हैं, कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए इस पर नजर बनी हुई है सबकी। और पीएम मोदी भी अब इसे लेकर के अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि सभी नागरिक अपना ख्याल रखें और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी भी इस पूरे चक्रवाती तूफान पर नजर बनाई हुई है कि क्या स्थिति है बंगाल में फिलहाल। और भारी बारिश कोलकाता में भी हुई है। एनडीआरएफ की 56 कंपनियां इसे लेकर के तैनात है। गृह मंत्रालय की भी पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। और आज से बड़ी खबर, जहां जेएमएम ने अपनी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट सामने ला दी है। सरायकेला से गणेश महली जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। तो जेएमएम ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट अब जारी कर दी है। सरायकेला से गणेश महली जेएमएम के उम्मीदवार बनाए गए हैं। खूंटी सीट की अगर बात करें तो यहां से जेएमएम ने उम्मीदवार बदल दिया है। यहां खूंटी से अब राम सूर्य मुंडा उम्मीदवार होंगे। तो जेएमएम ने अब तक 42 उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। तो देखिए, जेएमएम ने अपनी चौथी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। हालांकि इस लिस्ट में अधिकांश वैसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे सीटें हैं जहां बदलाव भी देखने को मिले हैं। और खास करके खूंटी की अगर बात करें तो खूंटी से उम्मीदवार जेएमएम ने अब बदल दिया है। 42 उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए गए हैं। खूंटी से राम सूर्य मुंडा अब उम्मीदवार होंगे। तो देखिए, कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी से, आजसू से होकर के जेएमएम में आए और उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या खास इस चौथी लिस्ट में जेएमएम के? देखिए, खास ये है कि जिस सरायकेला सीट को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी उस सीट से गणेश महली को टिकट दिया गया है। और आप गणेश महली के बारे में अगर देखें तो पिछले 2 चुनाव से वो लगातार चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव वहां लड़ते रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो दल का जो सिंबल है वो उलट पुलट हो गया। मतलब जो सिंबल से पहले गणेश महली लड़ते थे, अब उससे बीजेपी के चंपई सोरेन लड़ेंगे और जो चंपई सोरेन लड़ते थे उस सिंबल से गणेश महली लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर इंडिया गठबंधन के अंदर वैसे तो औपचारिक रूप से फार्मूले की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो फार्मूला आप सीधे तौर पर दिख रहा है, खुली आंखों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, वो साफ है कि अब 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट इंडिया गठबंधन के अंदर देखने को मिल रहा है।
वो सीट विश्रामपुर है, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी आमने सामने होंगे, और एक सीट धनवार है जहां पर जेएमएम। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बना रखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। पाकुड़ से निशत आलम को टिकट दिया गया है। बरी की बात कर लें तो बरी से अरुण साहू को टिकट दिया गया है। कांके से सुरेश कुमार बैठा को टिकट मिला है। पाकी की बात कर लेते हैं तो पाकी से लाल सूरज को टिकट दिया गया है। डाल्टनगंज से KN त्रिपाठी को टिकट मिला है। विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी चुनावी मैदान में रहेंगे। छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 28 उम्मीदवार अब उतार दिए हैं। धनबाद और बोकारो से अभी घोषणा बाकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। लेकिन 2 ऐसी सीट जिसपे अभी भी संशय बरकरार है, जिसमें धनबाद और बोकारो सीट की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अब सीटों का जो फॉर्मूला है वो करीब करीब तय हो चुका, और कांग्रेस के खाते में जो 30 सीटें आई थी उसमें से 28 पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, जिस पर अभी भी संशय बरकरार है। देखने वाली बात होगी कि धनबाद और बोकारो के जो उम्मीदवार होते हैं वो कौन होता है। क्या कोई पुराने चेहरे को जगह दी जाती है या कोई नया चेहरा उभर कर सामने आता है। लेकिन इस वक्त आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कौन कौन यहां से उम्मीदवार हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो पाकुड़ की बात कर लीजिए तो निशांत आलम को यहां से टिकट दिया गया है। बरही से अरुण साहू को टिकट मिला है। कांके से सुरेश कुमार बैठा को टिकट मिला है। पाकी से लाल सूरज को टिकट दिया गया। डाल्टनगंज से KN त्रिपाठी को टिकट मिला। विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। और देखिए, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। विश्रामपुर सीट पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। विश्रामपुर सीट पर इंडिया अलायंस के 2 उम्मीदवार होंगे। आरजेडी ने नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दे दिया है, तो अब कांग्रेस ने सुधीर कुमार चंद्रवंशी को भी उतार दिया है। तो दोनों एक ही गठबंधन के, लेकिन दोनों दलों की तरफ से प्रत्याशी दे दिए गए हैं। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक नहीं है, इसके साथ सवाल भी है। कांग्रेस ने अब तक कुल 28 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अविनाश हमारे साथ। अविनाश, विश्रामपुर सीट जहां इंडिया अलायंस के 2 उम्मीदवार, कांग्रेस के भी और इसके साथ आरजेडी के भी, क्या लग रहा है यहाँ? देखिए, ये तय है और बहुत कोशिश हुई इंडिया गठबंधन के अंदर कि हर एक सीट जो 81 सीट है वहां एक एक नाम ही सामने रहे। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने 2 दिन पहले ये घोषणा की कि कुछ ऐसी सीटें हैं, 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां जो दल हैं उनकी अपनी मजबूत दावेदारी है और 1 से ज्यादा दल की दावेदारी है। ऐसी परिस्थिति में तीसरा फार्मूला वहां ढूंढा जा रहा है, और ये तीसरा फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली फाइट ही हो सकता है, क्योंकि जब दोनों ही दल पीछे हटने को तैयार नहीं हो। उसमें से एक सीट विश्रामपुर है, जो आपने जिस ओर इशारा किया कि वहां आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, और इसलिए होंगे क्योंकि दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। और अब आज ही अगर हम कहें तो आज अंतिम नॉमिनेशन है उस पहले चरण के लिए। दूसरी सीट जो है वो धनवार होगी, जहां से माले और जेएमएम के उम्मीदवार हैं। माले से राजकुमार यादव हैं जो कल नामांकन कर चुके हैं, और जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी हैं जो नामांकन करेंगे। तो इस तरह से 2 सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। राजकारण सज चुका है। दोनों ही मुख्य गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस की ओर से योद्धा दंगल में उतर चुके हैं। राज्य से बीजेपी ने एक बार फिर लगातार 6 बार के विधायक रहे सीपी सिंह पर भरोसा जताया है, तो जेएमएम ने पिछली बार हार के बाद भी एक बार फिर महुआ मांझी पर दांव लगाया है। राज्य में सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद विशाल रोड शो किया गया, जिसमें झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जनता पार्टी का प्रण है, दूसरा प्रण कैबिनेट की पहली बैठक में 2,87,000 नौकरियां निकाल दी जाएगी, और हम कैलेंडर घोषित करेंगे। कैलेंडर मतलब इस तारीख को परीक्षा, इस तारीख को रिजल्ट, और इस तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा।
और पेपर लीक करने वालों को जेल भिजवाया जाएगा, बेईमानी की परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजीव हंस को रिमांड पर लेकर ईडी की टीम ने पूछताछ की। पहले दिन की पूछताछ पूरी हो चुकी है। आज सुबह 9:30 बजे से पूछताछ फिर से होगी। पहले दिन ईडी के अधिकारियों ने संजीव हंस से कई तरह के सवाल किए। ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ में अब तक की जांच और छापेमारी के दौरान जब्त किए गए जमीन जायदाद, गाड़ियों के अलावा घड़ियों के बारे में भी जानकारी चाहिए। जब्त किए गए कागजातों को संजीव हंस के सामने रखा भी गया और उनसे उनके बारे में जानकारी भी मांगी गई। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव, उनकी पत्नी अंबिका यादव, पुष्पराज बजाज, शादाब खान, प्रवीण चौधरी और सुनील सिंह से संजीव हंस के संबंधों के बारे में भी जानकारी ली गई। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आईएएस संजीव हंस ने कई बार सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और घुमा कर जवाब देते रहे। कई बार तो उन्होंने चुप्पी भी साधे रखी। आने वाले दिनों में ईडी की टीम इस मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपियों के साथ संजीव हंस को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। तो देखिए, ये वो सवाल हैं जो सवाल पूछे गए आईएएस संजीव हंस से, जो ईडी ने सवाल उठाए कि जो बाकी के लोग संलिप्त हैं वो किस तरीके के काम करते हैं, बंगला C35 खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, कई सवालों के जवाब पर टाल मटोल करते रहे, तो कई सवालों के जवाब में चुप्पी नजर आई। आज सीएम नीतीश कुमार का नालंदा दौरा और नालंदा के राजगीर पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। विश्व शांति स्तूप दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। इंटीग्रेटेड भवन का उद्घाटन भी करेंगे और पर्यटकों के लिए सीएम बड़ी सौगात देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम नीतीश कुमार का नालंदा दौरा होने वाला है। नालंदा के राजगीर पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। विश्व शांति स्तूप दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार और इंटीग्रेटेड भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। खबर नालंदा के नूरसराय बाजार की है, जहां डॉक्टर के इलाज करने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि बबलू राम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जहां उसने निजी क्लिनिक में अपना इलाज कराया, वहां मौजूद झोलाछाप डॉक्टर राकेश कुमार ने युवक को इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी 10 मिनट के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन जब उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर मृतक को क्लिनिक पर छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। ये जांच नहीं करवाया, जांच करवाना चाहिए इनको। जब डॉक्टर है तो जांच नहीं करवाया और है जे सुइया दे दिए। सुइया देने के बाद है जे 5 से 10 मिनट के अंदर है जे अथी हो गया। फिर जाकर अथी डेड बॉडी को छोड़कर है जब भाग गए। और अब खबर समस्तीपुर से है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मधुवन गांव में एक भैंस के गुस्से से लोग सहमे रहे। गुस्साए भैंस ने लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि एक ट्रक में 40 से अधिक भैंस लादकर तस्करी के लिए फारबिसगंज ले जाया जा रहा था। कल्याणपुर के बरहिता गांव के पास ट्रक जाम में फंस गया और इसी बीच लोगों की नजर ट्रक पर पड़ी, जिसके बाद ट्रक को घेर लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान ट्रक पर मौजूद तस्कर फरार हो गए। ट्रक के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना के नौसर नगर से सभी भैंस को फारबिसगंज ले जाया जा रहा है। भैंसों को फिलहाल मधुबन गौशाला में रखा गया है। गाँव है जो आप देख सकते हैं, जो किस तरह भैंस देख सकते हैं। यहाँ कल्याणपुर थाना होकर के गाड़ी पास कर रहा था ये ट्रक, जिसमें भैंस लोड था, जिसमें 52 भैंस लोड है। और उसमें जो बैगन चौक है, ये बरहत्ता चौक, वहाँ जाम लगी हुई थी। कोई अचानक बाइक वाला देख लिया जो इसमें नीचे ऊपर भैंस लोड हुआ है। फिर पब्लिक ने उसको घेर के पकड़ लिया। फिर थाना को इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस को हवाले कर दिया गया।
मोतिहारी शहर के जानपुर में एक साथ 6 फर्नीचर दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में 70 लाख रुपए के फर्नीचर जलकर खाक हो गए। आग लगने की जानकारी लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग में सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। एक मॉल के बगल में फर्नीचर की दुकान होने से फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने भी पहल करते हुए आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लकड़ी का सामान ज्यादा होने के कारण सामान को बचाया नहीं जा सका। सुबह मेला की तैयारी चल रही थी, जिसके और रात को लगभग 2:30 बजे करीब में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की नुकसान है। A to Z सारी सामानें यहाँ से जल चुकी है। फर्नीचर क्या क्या सामान में क्या क्या? पलंग, कुर्सी, टेबल, चौकी इत्यादि फर्नीचर की सारी सामानें हैं। जानपुर चौक के बगल में मेगा मार्ट के बगल में लकड़ी के दुकान में आग लगी थी। हम लोग को सूचना मिला, तत्काल तुरंत 4 बड़ी वाटर टेंडर और 2 MP वाहन से आग पर काबू पा लिए। अभी आग बुझा दिए हम लोग। कितने दुकान में आग लगी है? एक ही दुकान है। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला जारी है। मंगलवार की रात भी जहरीली शराब पीने से दिवाली से पहले 2 युवकों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डेहजीवर गांव की है, जहां जहरीली शराब पीने से 2 युवक की मौत हो गई। 2 बच्चों को गोद में लेकर रोती बिलखती ये महिला निर्मला देवी है, जिनके बेटे मुकेश की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। शराब से बउआ कभी शराब न पीलक, ओहे पीलक 2 पैक, वो अपने सकार लेलक बाबू। तो कहाँ ये लोग पिए थे पता चला था? ना, ये पता न है जे कहाँ से आए। 30 साल के मुकेश सहनी पेशे से राजमिस्त्री थे। बुधवार की रात वो शराब पीकर घर आया। जब रात में तबीयत बिगड़ी और आंखों से धुंधला दिखने लगा तो आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो उठवाई ना तो कहलक जे आँख से न बुझाइए, तो कहली नहाना तो नहाए नहा दिली बउआ के। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया, लेकिन इस बात को मानते हैं कि मुकेश ने शराब पी थी। दूसरी ओर पुलिस जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रही। पोस्टमार्टम नहीं कराने को जब पीछे था कि आदमी लोग फोन करके, लेडीज था, जेंट्स हमारे पास घर पे कोई नहीं था, सब उसको घबराहट कर दिया। अच्छा, डरा दिया? हाँ, डरा दिया कि तुम लोग को फंस जाओगे, ऐसे करेगा वैसे करेगा, बजा दिया जाएगा। पुलिस का डर बना दिया। मुकेश के साथ शराब पीने वाले श्याम की मौत उसी रात को हो चुकी थी, जबकि अगले सुबह मुकेश ने भी दम तोड़ दिया। ऐसे में सवाल ये कि जब हाल ही में सिवान में इतने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, फिर भी शराब का मिलना कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 युवक की मौत के बाद सियासत जारी है। घटना के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी डेहजीवर गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। मुकेश सहनी ने पुलिस और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। हमें जो जानकारी मिल रहा है कि यहाँ के एसपी साहब के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कलर करने वाला पेंट वाला थिनर पी लिए इसलिए मर गए। आप देखिए झोपड़ी, ये यहाँ पे दिख रहा है कि थिनर होगा या कलर होगा, इससे घर में कोई एक ईंट दिख रहा है। तो एसपी साहब से तो हम आग्रह करेंगे कि पहले आइए, स्थल पे जांच कीजिए, समझिए, उसके बाद और अपने चेहरा को इतना छुपाइए नहीं। पूरे बिहार में सरकार जो है पूरी तरीके से फेलियर हो चुका है।
बेगूसराय में पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 पिस्टल, कारतूस और कई अर्धनिर्मित हथियार मौके से बरामद किए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बीरपुर थाना इलाके के धमोली में हथियार बनाया जा रहा है और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। और बीरपुर थाना अंतर्गत ग्राम धमोली में एक मिनी गन फैक्ट्री को उद्भेदन किया गया है। एक व्यक्ति अरेस्टेड है, बाकी लोग जब छापेमारी की गई तो फरार हो गए। उनको पकड़ने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अर्धनिर्मित एवं अर्धनिर्मित देसी हथियार, 16 राउंड गोली एवं बनाने के लिए लेथ मशीन, अन्य सभी औजार बरामद किए गए हैं। बिहार में पुलिस प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी हथियार के साथ टिकटॉक और रील्स बनाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इसी बीच खुसरूपुर इलाका का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमन और कौशल कुमार नामक युवक ने हथियारों के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और अब खबर भागलपुर से। भागलपुर पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। शहर के मनाली चौक के पास स्थित किराए के मकान में छापेमारी करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड राहुल के साथ 9 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 38 मोबाइल, 44 सिम कार्ड, 34 एटीएम कार्ड सहित कई कागजात बरामद किए हैं। और यह गिरोह जिले में बैठकर देश के अलग अलग हिस्से में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले को निशाना बनाता था। ये गिरोह 1.2 करोड़ का चूना लगा चुका है और गिरोह में बंगाल, पंजाब, भागलपुर सहित कई राज्य की लड़कियां शामिल हैं। छापेमारी क्रम में कुछ बरामद हुआ है। मोबाइल 38, सिम कार्ड 44, एटीएम कार्ड 34 और चेकबुक, पासबुक और बाइक 3, रकम 73,000 और ज्वेल्स बरामद हुआ है। ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में मास्टरमाइंड है राहुल उर्फ जिशान अली, उनको गिरफ्तार किया गया है। राहुल उर्फ जिशान अली के निशानदेही पर और 9 लोग को गिरफ्तार किया गया। और जमुई के बसंतपुर +2 हाई स्कूल में शिक्षकों को रंगदारी नहीं देने पर मारपीट के मामले में एसपी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मारपीट करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। से भी जो है मारपीट की है, तो इसमें अब विभिन्न कांड जो है अलग अलग हम लोगों ने दर्ज कर लिए हैं और हमारी टीम जो है जब से सूचना मिली है तब से ही छापेमारी पे लगी हुई है। और इसमें जितने भी व्यक्तियों के नाम आए हैं, राजेश के अलावा भी व्यक्तियों के नाम आए हैं, उन लोगों की पहचान कर ली गई है। उनके विरुद्ध भी जो है हम लोग ये छापेमारी कर रहे हैं। परसों शाम की घटना प्रतिवेदित की गई है कि जिसमें एक व्यक्ति ने यहाँ आकर शिक्षकों के साथ मारपीट की है। कल थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और जैसा थाने से सूचना प्राप्त हो रही है कि गिरफ्तारी की कार्यवाही जारी है। पुलिस उसके खोजबीन में लगी हुई है। आज शिक्षकों के द्वारा एक उनके संघ के माध्यम से विरोध का आह्वान किया गया है, जिसके कारण कुछ शिक्षक नहीं आए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।